नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके बहुत से सवाल ड्यू में इंटर कॉलेज माइग्रेशन को लेकर आ रहे हैं कि आप इस पर ड्यू के ओएसडी एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा से पूछिए कि किस तरीके से होता है इंटर कॉलेज माइग्रेशन, सोल से रेगुलर वालों का सोल, या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। आपके इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हैं ड्यू के परीक्षा विभाग में और हमारे साथ मौजूद हैं ओएसडी एग्जाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी और धन्यवाद। आज आप एग्ज़ाम से हट के एक विषय ले आए हैं। कोशिश करूंगा कि आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाऊँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन पॉसिबल है। इसको आप दो रूप से देख सकते हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर। जब से एनईपी आया है तो चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल भी हो गई हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़, बहुत सारी डायमेंशंस अपने आप में बढ़ गई हैं और उसको समझना और उसको बेस्ट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करना, ये स्टूडेंट को समझना भी चाहिए और उससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये एनईपी का जो मेन मोटिव है वो हमारे ये जो इस वक्त यूजीसीएफ चल रहा है उसका एक आयाम वो भी है। खैर, एक बच्चा फर्स्ट ईयर अपना कॉलेज ए से करता है। ये कॉलेज रेगुलर कॉलेज भी हो सकता है और एसओएल भी हो सकता है, और वो अब कॉलेज ए से कॉलेज बी में जाना चाहता है। अगर वो रेगुलर कॉलेज ए से रेगुलर कॉलेज बी में जाना चाहता है या वो एसओएल से रेगुलर कॉलेज सी में जाना चाहता है या कॉलेज डी से वो एसओएल में जाना चाहता है, ये तीनों एग्जाम्पल हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हैं, क्योंकि एसओएल भी और कॉलेज ए बी सी डी ये चारों कॉलेज हमारे अपने ही हैं। पहली बात है कि आप जिस कोर्स में हैं आप उसी कोर्स में माइग्रेट करेंगे। अर्थात आप अगर ऑनर्स कर रहे हैं, जिसको एनईपी में हम बेसिकली सिंगल कोर कहते हैं, तो आप उसी ऑनर्स से उस एक कॉलेज से कॉलेज बी में या एसओएल से नए कॉलेज में या पुराने कॉलेज से एसओएल में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अगर हम एसओएल का एग्जांपल लें तो वहाँ पे ऑनर्स चलती है, बीकॉम ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है। आज के दिन में साइकोलॉजी ऑनर्स भी आ गई है, बीएमएस भी आ गया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी है। तो यही कोर्स आपको दूसरे कॉलेज में देखने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और कॉलेज में, मान लीजिए आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, नेचुरली आप कॉलेज ए में फिजिक्स ऑनर्स किया और आप कॉलेज बी में जाना चाहते हैं, तो आपका वहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स होना कंपलसरी है। तो पहली बात कि आप जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं आप उसी कोर्स में जाएंगे। जब ये सिंगल कोर का होता है तो मुश्किल नहीं होती, समझना आसान होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा था, वहाँ पॉलिटिकल साइंस में चला गया। अब आता है कोर जिसमें 3 होते हैं, जो हमारी नॉर्मली बीएससी है, बीएससी प्रोग्राम है या मैथमेटिकल साइंस है, उसके अंदर 3 कोर होते हैं एबीसी, और वो भी प्राय फिक्स होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लाइफ साइंस का एक कोर्स चलता है जिसमें बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है, और इस तरह के और कोर्सेज। तो नेचुरली आप उसी कॉलेज, एक कॉलेज से बी कॉलेज में जाएंगे जिसमें ये कम्बिनेशन आपके अवेलेबल है। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में हैं, चाहे वो हमारे रेगुलर कॉलेजेस हैं या एसओएल है, वो बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में आपके 2 डिसिप्लिन होते हैं जिसको हम ए और बी कहते हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, तो नेचुरली आप बीए प्रोग्राम में कॉलेज ए से कॉलेज बी या एसओएल से कॉलेज सी में जा रहे हैं या कॉलेज सी से एसओएल में जा रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कम्बिनेशन आपके बीए प्रोग्राम में थे वो उस कॉलेज में होने चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम भी ये होती है कि बीए प्रोग्राम में आप डिसिप्लिन ए और बी के अलावा एक लैंग्वेज पढ़ते हैं। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है, उसके कई कम्बिनेशंस हैं और वो उसका जो एडवांस वर्जन होगा, या आप समझ लीजिए पेपर 1
जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर किसी में भी, उसका कॉरस्पॉन्डिंगली पेपर 2 आपका उस कॉलेज में होना चाहिए। तो सिर्फ ये देखना कि मैं कॉलेज ए से कॉलेज बी में जा रहा हूँ, आप अपने जो पेपर पढ़े हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सटेंशन जो है अगले वर्ष में, अर्थात फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जब आप जा रहे हैं, तो जो पेपर आपने वहाँ पढ़ने हैं ये सारा हमारा वेबसाइट में सिलेबस अवेलेबल है और वो कॉरस्पॉन्डिंगली पेपर होने चाहिए। कई बार बच्चा माइग्रेट कर जाता है और बाद में देखता है कि उसको वो जो पेपर पढ़ने थे वो अवेलेबल नहीं है और कॉलेज इस पोजीशन पे नहीं होता कि कुछ कम बच्चों के लिए वो पेपर फ्लोट कर सके, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एनईपी में कई बेटर सिस्टम भी है जिनको हम क्लस्टर कॉलेज कहते हैं, लेकिन वो अभी कन्फाइंड है सिर्फ हमारे एईसी और वैक के लिए और कुछ जगह पे सैक के लिए। तो इसके अलावा अगर आपने पेपर जो आपने नेक्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, जो कंटिन्यूशन में है आपके फर्स्ट ईयर के, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पर्टिकुलरली बीए प्रोग्राम में, ताकि आपको उस तरह की कठिनाई ना हो। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि माइग्रेशन होती कैसे है। नेचुरली जब आप कॉलेज ए से कॉलेज बी में जाना चाहते हैं तो आपको दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल से एनओसी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक ब्रांच नोटिफिकेशंस निकाल के ये हर एकेडमिक सेशन में पिछले कुछ सालों से, क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो कोविड की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है और एडमिशन भी थोड़ी लंबी हो जाती है, तो उसके हिसाब से एकेडमिक ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा माइग्रेशन की डेट अनाउंस करता है। उस डेट में ही आपको अपना माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अर्थात आपको अगर कॉलेज बी में जाना है और अभी आप कॉलेज ए में हैं तो आप बी से एनओसी लेंगे, ए से एनओसी लेंगे और उसके बाद आप कॉलेज बी में माइग्रेट कर जाएंगे विद इन दी डेट विच आर अनाउंस बाय द एकेडमिक ब्रांच। इसमें एक कंडीशन और भी होती है कि वो बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकल गया है वही बच्चे अपना दूसरे कॉलेज में माइग्रेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने परसेंटेज पे आपका माइग्रेशन होगा, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हो सकता है कोई कॉलेज कहे कि आपका CGPA यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का SGPA की एवरेज जो है वो 7.5 हो, कोई कॉलेज 8 मांग सकता है और कोई कॉलेज 6 मांग सकता है। तो ये आपको हर कॉलेज से, इनकी वेबसाइट से या कॉलेज से जाके पता करना पड़ेगा कि किस कंडीशन पे वो आपको माइग्रेट कर रहे हैं। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय टू दिल्ली विश्वविद्यालय। और NEP में कुछ टाइम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी और इस चीज़ों के तहत बाकी भी गाइडलाइंस अनाउंस कर देगी। मतलब कुछ दिनों के बाद सर जो है वो इंटर कॉलेज से क्या जो है वो दूसरे इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन भी हो सकता है? देखिए, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन पहले भी परमिसिबल था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, अभी भी लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे NEP लग भी गया है वहाँ के भी स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर से मैच नहीं करते। एक सिंपल सा रीज़न, एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ NEP में हर सेमेस्टर में मिनिमम क्रेडिट जो बच्चे को लेने हैं वो 22 क्रेडिट हैं। और इसका मतलब है कि अगर वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में माइग्रेशन का सोच रहा है तो उसके पास 44 क्रेडिट होने चाहिए। और कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर 20 क्रेडिट ही उन्होंने पर सेमेस्टर लिए तो 40 क्रेडिट ही बनेंगे। अगर वो हमारे यहाँ आके अपना कोर्स कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके अंदर वो 4 क्रेडिट का डिफरेंस तो दिख ही रहा है। हम तो डिग्री तब देंगे जब हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह की मोडालिटीज़ पे दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत जल्दी क्लैरिटी उन विद्यार्थियों को दे देगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर से यहाँ आना चाहते हैं। मतलब फिलहाल सर केवल इंटर कॉलेज माइग्रेशन ही अभी अलाउड है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि इंटर यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हाँ कि उसमें क्योंकि NEP आ गया और अक्रॉस अदर यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो चीज़ें जब बच्चा अप्रोच करेगा तो उसको बता दी जाएंगी कि आपकी ये रिक्वायरमेंट होगी अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं। ये कई स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कॉलेज में हैं और ये SOL में जाना चाहते हैं, तो इनका सर यही कहना है कि क्या जब ये SOL में जाएंगे तो इनको अपने वो फर्स्ट ईयर वाले पेपर फिर से दोबारा देने पड़ेंगे?
अजीब सा प्रश्न है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चाहे वो कॉलेज नॉर्थ कैंपस के हों, साउथ कैंपस के हों, या बिल्कुल नजफगढ़ में हो, और चाहे वो SOL, वो सेम है, सेम कोर्स है। जो क्रेडिट आपने किसी भी कॉलेज में अर्न किए हैं, वो क्रेडिट दूसरे कॉलेज में पूरे उनको मान्यता मिलती है। दिल्ली विश्वविद्यालय देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री होती है, SOL की डिग्री या कॉलेज A की डिग्री नहीं होती। सिर्फ जो कंडीशन मैंने बताई, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये एश्योर कर लीजिए कि ये ना हो कि जो पेपर आपने पहले पढ़े हैं और उसका नेक्स्ट वर्जन या एडवांस वर्जन या उसका पार्ट 1 पार्ट 2 जिसे कह सकते हैं, पहला पेपर दूसरा पेपर, वो पेपर कॉन्टिन्यूशन में उस नए कॉलेज में अवेलेबल होने चाहिए। एक सर आपने कहा कि जो दोनों कॉलेजेस हैं वहाँ से आपको NOC लेनी पड़ेगी, तो इसके सर मतलब फिजिकली कॉलेज जाना पड़ेगा? हाँ जी। इसके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है? देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कर दी हैं। एडमिशन भी ऑनलाइन होता है, लेकिन जब बच्चा एडमिशन ले लेता है, फिर उसके सर्टिफिकेट फिजिकली रूप से क्यों वेरीफाई किए जाते हैं कॉलेजेस में? सो ताकि वो व्यक्ति और वो डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन थे वो एक ही व्यक्ति के हैं। इसी तरह से जब माइग्रेशन होनी चाहिए ऑनलाइन में, मैं आपको माइग्रेट कर दूं, आपके बिहाफ पे अप्लाई करूं, आप कॉलेज A में है, कॉलेज B से NOC लाऊं और आपके बिना बताए आपका माइग्रेट कर दूं। इसीलिए कुछ कंपोनेंट, कुछ काम अभी भी हमारे फिजिकल प्रोसेस का पार्ट होते हैं। हाँ, एप्लीकेशन कॉल करना, उसकी लिस्ट अवेलेबल करना वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, लेकिन जब उसका एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है वो फिज़िकल होना भी चाहिए, ताकि इस फैसिलिटी का कोई किसी गलत तरीके से दुरुपयोग ना कर सके। ये सर आपने जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर के बाद ही माइग्रेशन होता है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर शुरू होने के दौरान। हाँ जी। तो सर जैसे बच्चे का एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में हो गया करंट कॉलेज में जहाँ वो पढ़ रहा है, तो उसने फीस वहाँ की सबमिट कर दी, तो अभी दूसरे कॉलेज में जाके वहाँ भी उसको फीस सबमिट करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा। इसका सिंपल सा आंसर ये है, मेरा माइग्रेशन फर्स्ट ईयर में हो रहा है या सेकेंड ईयर में हो रहा है? मेरा माइग्रेशन सेकेंड ईयर में हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेरा फ्रेश एडमिशन हुआ था। एडमिशन का प्रोसेस ऑन है, जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है, SOL का अलग है, रेगुलर का अलग है, वो मेरा एडमिशन हुआ। अब मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, ठीक है जी, या मैं एलिजिबल हो गया प्रमोट टू सेकेंड ईयर, मेरा माइग्रेशन होना है सेकेंड ईयर। अब अगर मैं सेकेंड ईयर कॉलेज A में फ़ीस नहीं देता, तो मैं उस कॉलेज A में सेकेंड ईयर का एनरोल ही नहीं हुआ। एडमिशन वर्ड नहीं यूज़ कर रहा मैं, क्योंकि एडमिशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। अब मैंने सेकेंड ईयर की फ़ीस दी, मैं एनरोल हो गया सेकेंड ईयर के कोर्स के लिए। अब मैं सेकेंड ईयर टू सेकेंड ईयर कॉलेज B में जाना चाहता हूँ। अगर मैं कॉलेज A में एडमिशन नहीं लूँगा, तो मैं कॉलेज B में, इसलिए जो फीस ली जाती है वो अब उसको कॉलेज A में देनी पड़ेगी और उसके बाद कॉलेज B में भी देनी पड़ेगी। और जो ट्यूशन फीस है जो मंथली बेसिस पे ली जाती है, वो प्रो रेटा में बच्चे को वापस मिल जाएगी, और जो उसने फर्स्ट ईयर में कॉशन मनी दी है वो भी उसको वापस मिल जाएगी। बाकी चार्जेस उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि वो पहले सेकेंड ईयर में एनरोल होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड देन फ्रॉम कॉलेज A ही वुड गो टू कॉलेज B। ये सर स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स तो एक्चुअली में, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्वरूप डिफरेंट है कि बच्चे का सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हुई उसकी जब उसका एडमिशन हुआ। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज A का स्टूडेंट है, अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज B में जाना चाहता है। हमारे स्टूडेंट का एक जो कनेक्ट होता है कॉलेज से, वो थ्रू समर्थ पोर्टल होता है। अगर आपने देखे, एडमिशन भी समर्थ पोर्टल पे होता है, उसके बाद एग्ज़ाम भी समर्थ पोर्टल पे होता है। तो जो समर्थ पोर्टल में स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन कॉलेज A से था, जब माइग्रेशन हो जाता है तो कॉलेज B हमारे को एग्जामिनेशन ब्रांच को ये लिखता है कि ये बच्चा कॉलेज A में था, तो और अब वो कॉलेज B में चला गया है, तो उसका
समर्थ पोर्टल पे ये चेंजेस की जाए। अदरवाइज बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी समर्थ पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। जो उसका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन समर्थ पोर्टल पे है। तो इसलिए एज सच कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द समर्थ पोर्टल। हाँ, लेकिन जब वो कॉलेज ए से कॉलेज बी में चला जाता है तो कॉलेज बी जब माइग्रेशन की लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है तो वो सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट कोर्सेज में कॉलेज बी में माइग्रेट हुए हैं वो एग्जामिनेशन ब्रांच को देता है और एग्जामिनेशन ब्रांच समर्थ पोर्टल पे उनकी OU कहते हैं हमारे में यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो सिंपल भाषा में कॉलेज या डिपार्टमेंट, PG के लिए भी होता है कई बार, वो उसको बदल दिया जाता है। अब उसका कॉलेज बी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ना कि कॉलेज ए। और सर ये जब तक ये जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है पूरी नहीं होगी तो करंट कॉलेज में ही अपनी क्लासेस करेगा? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि आपने NOC ले लिया या आपने इंटरेस्ट शो किया कि मैं कॉलेज बी में जाना चाहता हूँ। मान लीजिए कॉलेज बी के पास 1, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन खाली हैं, किस कैटेगरी की है तो कॉलेज बता पाएगा। लेकिन कॉलेज बी में 15 लोगों ने अप्लाई किया, सीटें उनके पास 3 हैं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी की हैं, तो वो मेरिट बनाएंगे। मेरिट में आपका नाम आ सकता है, आपका मेरिट नहीं आ सकता, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडिविजुअल मेरिट क्या है और आपसे ऊपर कितने लोग हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन तक आपका माइग्रेशन नहीं हो जाता, सामान्य में आपको अपने कॉलेज ए में अपनी क्लासें रेगुलर में करनी चाहिए और वो अटेंडेंस और बाकी सब रिकॉर्ड आपका यूज़फुल है, क्योंकि IA के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है। तो इसलिए ये मेरी सजेशन है कि बच्चे को जब तक कि कॉलेज बी में माइग्रेशन ना हो जाए वो कॉलेज ए में अपनी सामान्य रूप से क्लासें अटेंड करता रहे। SOL वालों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए क्लासें अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर माइग्रेशन पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।